हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट अपडेट भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि जुडिशरी क्लासेज में हम आज आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज हम आईपीसी का जो पहला जो है अध्याय है उसको शुरू करेंगे और कुछ नया जानेंगे। तो आप इसको रिवीजन की दृष्टि से ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रस्तावना। तो आईपीसी में जो प्रस्तावना है उसके बारे में सेक्शन 1 से 5 में है, यानी इसको जनरली बताया जाता है कि प्रस्तावना। तो ये बताती है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें बता दें कि आपको आईपीसी में टोटल सेक्शन 511 हैं और 23 जो है इसमें चैप्टर हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 23 चैप्टर हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट रिवीजन में। भारतीय दंड संहिता का जो अधिनियम संख्या है 45 है, इसे याद रखें। इस अधिनियम को 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई थी। ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कि गवर्नर जनरल की अनुमति परमिशन कब मिली थी आईपीसी को, तो 6 अक्टूबर 1860 को। 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स हुआ था। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्ट नंबर, गवर्नर जनरल की जो है परमिशन और इन्फोर्स कब हुआ था, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या है आईपीसी की। तो प्रीएम्बल के बारे में चर्चा करें तो इस अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण भारत के लिए सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है, अतः यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। ये इसकी प्रीएम्बल है। अब सेक्शन 1 की ओर हम आते हैं। सेक्शन 1 जो है संहिता का नाम और प्रवर्तन बताता है कि संहिता का नाम क्या है, प्रवर्तन क्या है। इस अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, यानी ये इस एक्ट का जो है नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता है, जैसा कि हम जानते हैं। और इसका विस्तार पहले हम क्या पढ़ते थे, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत। लेकिन अब जो इसमें परिवर्तन हो चुका है, अब हम जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसको छोड़कर नहीं पढ़ेंगे, अब संपूर्ण भारत पर जो आईपीसी का विस्तार हुआ है। और ये हुआ है आर्टिकल, जैसा कि हमने काफ़ी सुना था, अखबारों में पढ़ा था और जाना था। तो आर्टिकल 370 में क्या किया गया था, आंशिक रूप से चेंज किया गया था, परिवर्तन किया गया था। और इस परिवर्तन करके आर्टिकल इसमें 106 एक्ट थे लगभग, उनको जो है लागू कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर पर भी, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, अदर एक्ट्स जो है लगभग 106 एक्ट जो है इन्फोर्स हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर पर। और ये जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, याद रखें आप, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था 2019, तो उसमें जो लागू किया गया और उसके माध्यम से आर्टिकल जो 370 था उसमें आंशिक परिवर्तन किए गए और 106 लगभग एक्ट जो है इन्फोर्स कर दिए गए, जिसमें आईपीसी भी सम्मिलित है। तो आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2, सेक्शन 2 है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के विपरीत उन प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दोषी होगा, अन्यथा नहीं। यानी इसमें बोल दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है आईपीसी के जो प्रोविजन बताए गए हैं उसके अगेंस्ट रहकर कोई एक्ट करता है या एक्ट नहीं करता है, तो जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दोषी होगा। यानी भारत के भीतर दोषी होगा और संहिता यानी आईपीसी के अधीन दोषी होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये सेक्शन 2 में बता दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है आईपीसी के अगेंस्ट रहकर कोई एक्ट करता है या एक्ट नहीं करता है जो क्राइम है और भारत के, तो उसका वो भारत के भीतर दोषी होगा और इस संहिता के अकॉर्डिंग ही दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। धारा 2 है, उसके आवश्यक तत्व भी यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है जैसे प्रत्येक व्यक्ति, इसमें नागरिक भी होगा, विदेशी नागरिक भी, दोनों शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत का नागरिक ही, अगर आईपीसी के अगेंस्ट चाहे विदेशी नागरिक हो या भारत का नागरिक हो, वो दोनों क्राइम होगा। भारत के भीतर में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी होगा और व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार भी होगा। कार्य और लोप का मतलब है कि जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल करता है, यानी जो ऐसा एक्ट जो आईपीसी के अगेंस्ट है या ऐसा एक्ट नहीं करना जो आईपीसी के अगेंस्ट है। तो ये इस तरह से सेक्शन 2 डिफाइन करता है, क्लेरिफिकेशन करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
निम्न व्यक्तियों को इस संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है कि आईपीसी से किनको मुक्त रखा गया है, यानी आईपीसी के प्रभाव से किनको मुक्त रखा गया है। तो जिसमें लिस्ट बताई गई है, जैसे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के उच्च जो अधिकारी होते हैं, जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 है उसमें इसको विलिखित किया गया है। राजदूत और राजनीतिक जो अभिकर्ता हैं, विदेशी शत्रु हैं, विदेशी सेना हैं, युद्धपोत हैं। यहाँ 7 नंबर में निगम बताया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। निगम धारा 2 में प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है, यानी अगर निगम आ जाता है तो धारा 2 में प्रत्येक व्यक्ति का जो अर्थ है, एक प्राकृतिक व्यक्ति और उसमें न्यायिक व्यक्ति जैसे निगम को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी इसमें लगाया कि एक प्राकृतिक व्यक्ति और इसमें न्यायिक व्यक्ति जैसे निगम को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी प्राकृतिक व्यक्ति और न्यायिक व्यक्ति, लेकिन निगम को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। यदि निगम द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ये माना जाएगा कि निगम के उन सदस्यों ने ही उसे किया है जिन्होंने कार्य में भाग लिया है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो ये हमारा क्लियर हुआ। 8वां नंबर है, स्वामी का अपने सेवक के कार्यों के लिए प्रतिनिधि दायित्व होगा, यानी कोई भी अगर स्वामी होगा तो उसका जो सेवक होगा उसके कार्य जो किए जाएंगे उसके लिए लायबिलिटी बनेगी प्रत्येक प्रतिनिधि दायित्व के रूप में। तो इस तरह से ये कुछ बताई गई लिस्ट है जिसमें आईपीसी से मुक्त रखा गया है। जैसे स्वामी उसका कोई नौकर कोई क्राइम करता है तो स्वामी लायबल, ऐसा नहीं कि उसको स्वामी को ही दंड दे दिया जाए। तो ये इन आईपीसी की जो लायबिलिटी है, आईपीसी की लायबिलिटी से इन व्यक्तियों को जो बताए गए हैं इनसे मुक्त रखा गया है। अब आते हैं हम सेक्शन 3 में, फटाफट रिवीजन चल रहा है। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी भारत से बाहर किए गए हैं किंतु भारत की विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। तो इसको रीड करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य जो भारत में किए जाने पर अपराध घटित करता है तब भी अपराध होगा जब वह भारत से बाहर किया गया है। इसमें बता दिया गया है कि कोई व्यक्ति है जो ऐसा एक्ट करता है जो भारत में किए जाने पर अपराध है, तब वह अपराध होगा जब वो भारत के बाहर भी किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर जाकर कोई ऐसा क्राइम कर देता है जो आईपीसी में पनिशेबल है, तो अगर वह भारत में करता तो पनिशेबल होता, तो भारत के बाहर अगर उसने ऐसा किया है तो भी क्राइम है, ये माना गया है इसमें सेक्शन 3 में, लेकिन वो भारत का व्यक्ति होना चाहिए। आवश्यक तत्व, कोई भारतीय विधि हो, ऐसी भारतीय विधि जो भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित हो, अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु विधि के अधीन विचारण हेतु दायी हो। यानी भारतीय विधि हो, भारतीय विधि भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित है, यानी जो भारतीय विधि है भारत से बाहर कोई क्राइम किया जाता है तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु विधि के अधीन विचारण हेतु दायी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर है सिचुएशन, इसके एलिमेंट क्या है सेक्शन 3 के कि कोई भारतीय विधि होनी चाहिए, भारतीय विधि भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित होनी चाहिए, जो अभियुक्त है भारत से परे किए गए अपराध हेतु विधि के अधीन विचारणीय होना चाहिए। तो ये 3 आवश्यक एलिमेंट है। यहाँ पर एक नोट बताया गया है आपको, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 245 का सब आर्टिकल 2 है, निर्धारित करता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून बही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होने के कारण अवैधानिक नहीं समझा जाएगा। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 245 सब आर्टिकल 2 है वो ये डिसाइड कर देता है कि संसद के द्वारा अगर कोई भी कानून बही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है तो उसके कारण वह अवैधानिक नहीं समझा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा सेक्शन 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। यह धारा भारतीय आपराधिक न्यायालयों को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। पहला, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध में। तीसरा, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान में रहते हुए कोई आपराधिक भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया जाता है। यानी यहाँ 3 सिचुएशन बताई गई है जब राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर जो है आईपीसी का विस्तार होगा। जैसे पहले सिचुएशन बताई गई है आपको दिखाई दे रही है, भारत से बाहर और परे कोई स्थान है जहाँ भारत के नागरिक द्वारा कर दिया जाए। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत
कोई पोत या विमान है, चाहे वह कहीं पर भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। तीसरा, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान में रहते हुए अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन द्वारा, यानी भारत के बाहर कोई व्यक्ति स्थित है, वह बैठा बैठा वहाँ से कंप्यूटर जो साधन है भारत के, उनको निशाना बना रहा है, स्रोत साधन बना रहा है, तो इसको लक्ष्य बनाकर कोई क्राइम किया जाता है। तो ये सेक्शन 4 में कंडीशन बता दी गई है जब वह आईपीसी के अकॉर्डिंग क्राइम है। दृष्टांत दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जाएगा। यानी क नाम का एक भारत का नागरिक है जो उगांडा में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, वो भारत में अगर किसी स्थान पर पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो हत्या के लिए वो आईपीसी के अकॉर्डिंग विचारित और उसको दोष सिद्ध किया जाएगा। तो ये सेक्शन 4 को क्लियर कर देता है। अब हम सेक्शन 5 पर आ जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यानी कुछ ऐसी लॉज हैं जिन पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसर, सैनिक, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के जो प्रोविजन होंगे या विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी इसमें बता दिया गया है कि आईपीसी में अगर ऐसी कोई बात जो भारत सरकार की सेवा के जो ऑफिसर होते हैं, सैनिक होते हैं या हमारे नौ सैनिक होते हैं या वायु सैनिक होते हैं, तो उनके द्वारा अगर विद्रोह किया जाता है, जो सेना में से उनके द्वारा अगर विद्रोह किया जाता है या अभ्युत्थान किया जाता है, तो उनको दंडित करने वाला किसी भी अधिनियम के जो प्रोविज़न हैं, उनके जो स्पेशल लॉ हैं कि भैया ये अभ्युत्थान कर रहा है या कोई विद्रोह कर रहा है सेना का, तो उनके जो स्पेशल जो लॉ हैं या उनके जो प्रोविज़न हैं या कोई विशेष या स्थानीय विधि के जो उपबंध है, उन पर ये प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र वहाँ तक नहीं है, वो अपने हिसाब से कार्य करें। तो ये सेक्शन 5 क्लियर कर देता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ों को कुछ नया सीखा, जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फिर से हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और नया सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।